क्योंकि आज मैं आपको यह अंतर समझाऊंगा कि ए पार्टी बी पार्टी में क्या फर्क होता है। यह अंतर आपको समझाऊंगा कि ए मुख्यमंत्री या बी मुख्यमंत्री होने से क्या फर्क पड़ता है। यह अंतर आपको समझाऊंगा कि ए पॉलिटिकल पार्टी या बी पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार होती है उसके आने से क्या फर्क पड़ता है। आज मैं यह अंतर आपको ध्यान से समझाऊंगा। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। को नृप होए हमें कहानी, ये चौपाई रामचरितमानस की है। रामचरितमानस में यह चौपाई मंथरा के मुंह से कहलवाई गई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मंथरा दरअसल दशरथ महाराज के महल की एक दासी थी। वही दासी जो कैकेयी महारानी की सेवा करती थी और जिसने कैकेयी महारानी को भड़काया था कि अयोध्या का राजपाट वो भरत के लिए मांग लें। और मंथरा के भड़काने के कारण ही कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 बरस के लिए वनवास भेजने का जो वचन था वो महाराज दशरथ से मांग लिया था। तो उसी की ये पंक्तियां हैं। उसी में एक जो मंथरा है वो ये कहती है, को नृप होए हमें कहानी। दरअसल इस पूरे चौपाई का भाव यह है जिसमें मंथरा ये कहना चाहती है कि भाई अयोध्या का महाराज कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो दासी की दासी ही रहेंगे। तो जो मंथरा है वो ये कहने की कोशिश करती है। अब आज के दौर में, आज के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में देश की सत्ता किनके हाथ में है, उनके संदर्भ में सत्ता किसको सौंपनी चाहिए, इसके संदर्भ में बहुत सारे लोग जो निरपेक्ष होने का दावा करते हैं या जो निरपेक्ष होने का दिखावा करते हैं, वो लोग भी दरअसल इसी तरह की बातें करते हैं कि को नृप होए हमें कहानी, कि भाई कोई भी सरकार हो, देश में, राज्य में कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या लेना, हम तो 2 वक्त की रोटी खानी है, हमें मेहनत करनी है, रोटी खानी है, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके सब राजनीतिक पार्टियां चोर हैं, सारे नेता चोर हैं, सब पार्टियां बराबर हैं। तो जो लोग इस तरह का दिखावा करते हैं ना, राजनीतिक रूप से निरपेक्ष होने का जो दावा करते हैं, आज की वीडियो उन लोगों को बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। क्योंकि आज मैं आपको यह अंतर समझाऊंगा कि ए पार्टी बी पार्टी में क्या फर्क होता है। यह अंतर आपको समझाऊंगा कि ए मुख्यमंत्री या बी मुख्यमंत्री होने से क्या फर्क पड़ता है। यह अंतर आपको समझाऊंगा कि ए पॉलिटिकल पार्टी या बी पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार होती है उसके आने से क्या फर्क पड़ता है। आज मैं ये अंतर आपको ध्यान से समझाऊंगा। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। उत्तर भारत में एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश आजकल सुर्खियों में है और आप अच्छी तरह से जानते हैं क्यों सुर्खियों में है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति इन दिनों बेहद खराब है। हिमाचल प्रदेश कंगाली के रास्ते पर पहुंच चुका है और हिमाचल प्रदेश में इस हद तक जो है कंगाली है कि वहां पर लोगों को सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। और इसके चलते मुख्यमंत्री ने और तमाम सेक्रेटरीज ने ऐलान किया कि हम अपनी सैलरी नहीं लेंगे। लेकिन उनके सैलरी ना लेने से और बाकी चीजों से राज्य की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। हिमाचल प्रदेश की हालत जो है बहुत खराब है। ये तो हिमाचल प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं। और अच्छी तरह से यह भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की हालत क्यों हुई है और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त किसकी सरकार है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। सुक्खू है, जो मुख्यमंत्री सुक्खू है वहां पर, जो दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की गारंटियां जो हैं वो पूरी कर रहे हैं और उसके कारण राज्य का क्या हाल हो गया ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब आपको एक दूसरे राज्य की कहानी बताता हूं। यह राज्य कौन सा है? यह राज्य है महाराष्ट्र। हालांकि महाराष्ट्र उस तरह से सुर्खियों में तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र को लेकर बहुत सारी खबरें जो इन दिनों आपको दिखाई देंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर जाएंगे तो महाराष्ट्र को लेकर इन दिनों बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही है। महाराष्ट्र की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून तक के 3 महीनों में महाराष्ट्र में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है कि उसने बाकी सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में इस तिमाही में, अप्रैल से लेकर जून तक की इस तिमाही में महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 70,795 करोड़ रुपए जो हैं वो विदेशी निवेश महाराष्ट्र में आया है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैं जब आपको आंकड़े बताऊंगा और आंकड़े समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है, कैसे है। सिर्फ 3 महीने में महाराष्ट्र में, मैंने बताया कि अप्रैल से लेकर जून तक सिर्फ 3 महीने में महाराष्ट्र में 70,795 करोड़ रुपए आया है और इन 3 महीनों में
जो पूरे देश में जो एफडीआई, पूरे देश में जो फॉरेन विदेशी निवेश आया है, उसका ये 52% से ज्यादा है। यानी देश में कुल एफडीआई जो आया इन 3 महीनों में, उसमें से आधे से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र में आ रहा है। जो बाकी राज्य हैं महाराष्ट्र के सामने कहीं खड़े नहीं होते। जो दूसरे नंबर पर राज्य है वो कौन सा है? वो कर्नाटक है। और कर्नाटक में कितना निवेश आया है? कर्नाटक में करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए निवेश आया है। और बाकी तमाम राज्यों की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिल्ली में 10,788 करोड़ रुपए निवेश आया है, तेलंगाना में 9,000 से थोड़ा सा कुछ ज्यादा आया है निवेश, गुजरात में 8,508 करोड़ रुपए आया है, तमिलनाडु में 8,325 करोड़ रुपए का निवेश आया है, हरियाणा में 5,818 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जबकि उत्तर प्रदेश में 370 करोड़ रुपए का निवेश आया है। तो ये जो तमाम राज्य हैं, कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को मिला लें तो ये सभी राज्य मिलकर भी इन तमाम राज्यों में उतना विदेशी निवेश नहीं आया जितना अकेले महाराष्ट्र में आया है। तो ये कहानी जो है महाराष्ट्र की है। अब महाराष्ट्र को लेकर के आप ये कह सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र तो एक मुंबई है, वहां औद्योगिक जो है राजधानी है महाराष्ट्र जो है, इसलिए वहां पर अगर इतना एफडीआई आ गया तो उसमें कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई। तो इतना एफडीआई तो आना ही चाहिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र औद्योगिक राज्य है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको देखिए आपको असल कहानी बताता हूं, सुनिएगा, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि किसी राज्य सरकार, जो सरकार होती है राज्य की, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो वहां के मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, जो वहां के नेता होते हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है, यह आपको समझ में आएगा। ये जो आप कर्नाटक देख रहे हैं ना इस समय, जो मैंने आपको अभी अंक तालिका दिखाई, जो विदेशी निवेश की जो मैंने आपको जो चार्ट दिखाया, इसमें कर्नाटक जो आप देख रहे हैं ना, कर्नाटक ये दूसरे नंबर पर है। और कर्नाटक और अगर महाराष्ट्र का अंतर देखेंगे तो वो भी आपको दिखाई देगा कि कहां 19,000 करोड़ रुपए और कहां 70,000 करोड़ रुपए, डबल से भी ज्यादा है। आप सोचिए इतना अंतर है। तो ये जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का है ना, अब इसको अब अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो 2 साल पहले तक कर्नाटक जो है वो विदेशी निवेश में नंबर 1 था। अब आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। यही कर्नाटक जो आज दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र के सामने कहीं टिकता भी नहीं, करीब 2 साल पहले यह विदेशी निवेश के लिए पहली पसंद था और यह पहले नंबर पर था। तो इसका मतलब पहले नंबर पर महाराष्ट्र नहीं था। क्यों नहीं था? अब आप ये भी समझिए। 2 साल पहले तक की अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में निवेश के लिए जो अनुबंध थे, निवेश के लिए जो वायदे थे, वो वायदे भी टूट रहे थे, करार टूट रहे थे और बहुत सारा पैसा जो महाराष्ट्र में लगना था वो वापस चला गया था। अब ये अंतर, ये टर्न अराउंड कैसे हुआ ये समझिए। 2 साल पहले कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार थी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या, सोचिए 2 साल पहले कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार थी और तब विदेशी निवेशकों की पहली पसंद था कर्नाटक, और वो महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ चुका था। और 2 साल पहले महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? अब ये इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। 2 साल पहले महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। महाविकास आघाड़ी यानी कौन? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और साथ साथ उनके साथ कांग्रेस और जो शरद पवार हैं, शरद पवार की एनसीपी, इन तीनों की महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। और जब 2020 से 2022 तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो महाराष्ट्र विदेशी निवेश के मामले में पहली पसंद नहीं था, वो कर्नाटक से पीछे था। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, कर्नाटक नंबर 1 पे था। लेकिन आज सिचुएशन क्या हुई? अब कर्नाटक जो है वो पिछड़ के नीचे आ गया, क्योंकि कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार है। वहां राहुल गांधी के जो खटाखट स्कीम थी, उनकी गारंटियां थी, उनको पूरा करने में कर्नाटक लगा हुआ, इसलिए वहां हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और वो भी वहां की आर्थिक स्थिति भी बदहाल है। कोई विदेशी निवेशक की पहली पसंद अब कर्नाटक नहीं रह गया। तो कर्नाटक पिछड़ा क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार चली गई, और महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 हो गया, क्योंकि वहां पर एकनाथ शिंदे
और देवेंद्र फडणवीस की डबल इंजन की सरकार है। हालांकि अभी एनसीपी भी उसमें शामिल है, एनसीपी जो अजीत पवार गुट है वो भी इसमें शामिल है, लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है, उसके कारण महाराष्ट्र आज नंबर 1 हो गया है। जितने निवेशक हैं दुनिया भर में, उनके लिए एक बार फिर से महाराष्ट्र नंबर 1 पसंदीदा जगह बन गई है। महाराष्ट्र में जिस तरह से निवेश हो रहा है ना, उसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता देता हूं, बीते 14 साल में अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में, यानी कि 14 साल के अंदर महाराष्ट्र में 3,14,000 करोड़ रुपए का निवेश 14 साल में आया था, लेकिन बीते 4 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 3,36,000 करोड़ का निवेश आया। यानी जो निवेश 14 साल में आया था वो पिछले 4 साल में आ गया। अब इस 4 साल में अगर आप बात करेंगे, अब आप कहेंगे कि मैं 4 साल की बात कर रहा हूं, तो इन 4 साल में 2 साल तो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। लेकिन मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, साल 2020-22 में उस समय जो है निवेश आ कम रहा था, बल्कि जो पहले के अनुबंध थे वो टूट रहे थे। लोग अपना पैसा जो है महाराष्ट्र से खींच रहे थे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं महाराष्ट्र की उस वक्त हालत क्या थी। महाराष्ट्र का जो पुलिस कमिश्नर था वो रिश्वत लेते हुए वो किस तरह से पुलिस को मैनेज कर रहा था। करोड़ों 100 करोड़ रुपए उसके यहां जो है नोट गिनने की मशीन पुलिस मुख्यालय में मिली थी। ये सब आपको अच्छी तरह से याद होगा। कंगना रनौत के घर जिस तरह से बुलडोजर चढ़ गया था, जिस तरह से साधुओं की लिंचिंग हुई थी, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं रह गई थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के गुंडे जिस तरह से घरों में घुस करके बुजुर्गों को मार रहे थे, महिलाओं को मार रहे थे, किसी का सर गंजा कर रहे थे, कोई भी कुछ बोल दे तो उसके साथ मारपीट हो जाती है। ये सब चीजें महाराष्ट्र में हो रही थी, ये आपको अच्छी तरह से याद है। पत्रकार अर्णब गोस्वामी को घर में घुसकर जो है पुलिस ने उठा लिया था। तो इसके कारण महाराष्ट्र में कोई भी निवेश करना नहीं चाहता था। जो निवेश का पहले जो कमिटमेंट थे वो भी टूट रहे थे। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने ये राज्य की कमान संभाली है, राज्य का पूरी तरह से टर्न अराउंड हो गया। और इसमें जो है जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, क्योंकि वो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और निवेश को लेकर के उनका एक बड़ा अनुभव रहा। उन्होंने इससे पहले भी जब महाराष्ट्र में वो थे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने किस तरह से वहां पे काम किया था वो सब दुनिया अच्छी तरह से जानती है। तो उन्होंने इस बार जो है मैग्नेटिक महाराष्ट्र करके एक योजना चलाई। तो मैग्नेटिक महाराष्ट्र जो देवेंद्र फडणवीस की योजना थी, उसके कारण कह सकते हैं कि जो निवेश है वो लगातार अट्रैक्ट कर रहा है महाराष्ट्र। और इसके साथ साथ मेक इन महाराष्ट्र जैसी योजना भी शुरू की। स्टार्टअप्स अगर वहां में बात करूं तो वहां बड़े पैमाने पर करीब 21,000 से ज्यादा वहां स्टार्टअप महाराष्ट्र में जो है पिछले कुछ दिनों में शुरू हुए हैं। तो लगातार वहां निवेश का माहौल है, औद्योगिक विकास का माहौल बना हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और इसके लिए जो है जिस तरह से एकनाथ शिंदे का नेतृत्व और देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व, उसके कारण महाराष्ट्र लगातार तरक्की कर रहा है। अब आपको अंत में मैं एक और जो है डेटा बता देता हूं और एक और घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं। स्टालिन जो है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो इन दिनों अमेरिका में हैं और अमेरिका में वो लगातार बड़े लंबे समय से अमेरिका में डेरा डाले हुए हैं और वो लगातार वहां से ट्वीट करते हैं और तमिलनाडु की तरफ से जो है ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो लगातार ट्वीट करता है कि देखो स्टालिन ने जो है वहां पे इससे मुलाकात की, उससे मुलाकात की और उसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने 2,000 करोड़ के एमओयू जो है वहां पे साइन कर लिए हैं, 2,000 करोड़ रुपए का निवेश राज्य में आ रहा है। जबकि बहुत सारे लोग जो हैं जिन कंपनियों के साथ करार हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग उन्हीं कंपनियों का पूरा रिकॉर्ड पब्लिक में रख रहे हैं कि उन कंपनियों ने कहीं पर भी तमिलनाडु के साथ कोई करार हुआ उसका जिक्र कहीं नहीं किया। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जिन कंपनियों की इतनी हैसियत नहीं है, उन कंपनियों की हैसियत बढ़ाकर दिखा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं। तो उसको लेकर लोग तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जानते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में 1,20,200 करोड़ रुपए जो है, सुनिएगा फिर से, कहां वो 2,000 करोड़ को लेकर के डिंडोरा पीट रहे हैं स्टालिन, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस है वो 1,20,200 करोड़ का निवेश ला चुके हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कोई नेता जो है, जब कोई नेता जो है जिसका अनुभव होता है, जिसकी नीयत ठीक होती है, जो अच्छे मन से काम करता है, वो किस तरह का परिवर्तन जो है ला सकता है। ये स्टालिन और मैंने आपको देवेंद्र फडणवीस का अंतर समझाया और कुल मिलाकर मैंने आपको यह भी बताया कि कर्नाटक में क्या होता था जब कांग्रेस की सरकार थी, नंबर 1 था, लेकिन अब जो है वो पिछड़कर नंबर 2 हो गया और नंबर 1 और नंबर 2 जो है बहुत अंतर है। नंबर 1 महाराष्ट्र हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र में जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तब तक महाराष्ट्र लगातार पिछड़ रहा था। लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बदौलत अब वहां पर लगातार निवेश बढ़ रहा है। और फिर बता दूं कि जो डेटा है पिछले जो मैंने वित्तीय वर्ष 2024 का जो डेटा दिया, उसमें 3 महीने के अंदर जो
तमाम राज्य में, तमाम पूरे भारत भर में जो निवेश आया वो 1,34,959 करोड़ का, जिसमें से अकेले 70,795 करोड़ रुपए यानी 52% महाराष्ट्र की झोली में आया। अब यह सब सुनने के बाद मत कहिएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, आंकड़ों के साथ बताया है और पूरी तस्वीर आपके सामने रख दी है। यहां से आपको समझ आएगा कि किसी राज्य में जब कोई सरकार या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। यही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में थे। राज्य वही है, देखिए महाराष्ट्र वही है, हिमाचल प्रदेश वही है, कर्नाटक वही है, राज्य वही है, लेकिन अंतर क्या हुआ कि यहां पे सरकारें बदल गई, यहां पे मुख्यमंत्री बदल गए और उसके बाद कितना बड़ा बदलाव आ गया कि हिमाचल प्रदेश जो है वो आर्थिक कंगाली के रास्ते पर पहुंच गया क्योंकि वहां पर जो है कांग्रेस की सरकार आ गई है। कर्नाटक जो है वो नंबर 2 पर पिछड़ कर आ गया क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है और महाराष्ट्र जो है वो सीधा सीधा एक लंबी छलांग लगा के नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया क्योंकि वहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मिलीजुली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। यह होता है, इसलिए कभी मत कहिए को नृप होय हमें कहानी। देश के लिए, अपने राज्य के लिए हमेशा यह कोशिश कीजिए कि एक अच्छी नीयत वाले जो नेता हैं वो आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने। एक अच्छी नीयत वाली, एक अच्छी नीति वाली जो पार्टी है वो आपके राज्य में सरकार को संभाले और सिर्फ राज्य नहीं बल्कि देश भी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।